हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराने वाला हूं। तो आज मैं आपको सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्लास 10th की क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराऊंगा। तो देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको एनालिसिस के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पेपर को डील करना है, आपको आंसर कॉपी में कैसे लिखना है। ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यूपी बोर्ड के क्लास 10th का है, ये 10th यूपी बोर्ड का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराने वाला हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पेपर लिया है, उसी को सॉल्व कराते हुए मैं आपको पूरा भी पूरा एनालिसिस करा दूंगा, जिससे आपको एक जनरल आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे कितने शॉर्ट आंसर आते हैं, कितने लॉन्ग आंसर आते हैं, मैपिंग कैसे करनी है, वो सारा डाउट मैं आज आपका क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले कि ये पेपर है 2016 का, ठीक। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आपका आता है, हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा आपके साथ, एंड नागरिक जीवन एंड आर्थिक विकास, आर्थिक विकास है, इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय अध्ययन भी है, सांस्कृतिक विरासत हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है सारा आपका एक पेपर में आता है। तो वो देख लीजिए। इसके बाद ये तो जनरल है कि आपका 2 पार्ट में पेपर है। देखिए, जैसे पहले आपको हिस्ट्री पोर्शन दिया रहता है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी पोर्शन रहता है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो इसको सॉल्व करना इसमें एक एक अच्छे से आप इसको थोड़ा फास्ट पेपर लिखना होगा, तभी ये पेपर जल्दी होता है, आपका कंप्लीट हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपका जो पहला पेपर होगा, कॉपी का फर्स्ट पेज जो होगा, आप एकदम बीच में हेडिंग डालेंगे खंड का, उसके बाद लिखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। तो फर्स्ट का बहुविकल्पी, जैसे वुडरो विल्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो इसके बारे में आपको पता है कि वुडरो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो लिखेंगे ए का बी वुडरो विल्सन, ऐसे इनका नाम भी लिख दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा एग्जामिनर को चेक करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक। जैसे वुडरो विल्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक। अब जैसे सेकंड आ रहा है कि भारत के विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो अभी आपको ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन पे लगा देना है और उसमें लिख देना रूस की क्रांति कब हुई, तो 1817 में हुई, तो वो आपको लिख देना है। एंड अदर जैसे क्वेश्चंस है, आप ये देखते चलिए। उसके बाद लोक अदालत के संबंध में क्या है, क्वेश्चन पूछा रहा है लोक अदालत किस लिए हो रहा है, कि निर्णय कि इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए, लोक अदालत में निर्णय आपसी सहमत के आधार पर होता है, ये भी सही है। ये जल कल्याण होती है, इनका निर्णय शीघ्र होता है। ये इसमें वकील मुकदमे की कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, लोक अदालत में वकील नहीं होते, ये आपसी समझौते से होता है, तो इसमें नहीं है, तो बी। ये आपको करना है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उस पर भी फोकस करिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर्स के आते हैं। देखिए, पहले ये 5 नंबर्स के, आप सेकंड पार्ट में भी 5 नंबर टोटल 70 नंबर में से आपका 10 नंबर्स तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो इसको थोड़ा लाइटली मत लीजिएगा, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अब देखिए आगे कैसे क्वेश्चन, अरे यार, एक क्वेश्चन और है कि भारत में 6 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल रहा है। इसमें कह रहा है कि किसकी स्वीकृति से कोई विधेयक का नियम बन जाता है। तो किसकी स्वीकृति, किसके परमिशन से, अगर कौन साइन कर देता है, तो कोई बिल जो है वो एक अधिनियम बन जाता है, कोई बिल जो है एक लॉ बन जाता है। तो वो क्या है, अगर आप हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, हमारे राष्ट्रपति अगर किसी चीज़ पर साइन कर दें बिल पर, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा कानून बन जाता है। तो बी आंसर होगा, ठीक। अब देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको सॉल्व करना है। अति लघु उत्तरीय सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप डालेंगे क्वेश्चन, बीच में हेडिंग डालेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद आंसर। तो आप आंसर में क्या देंगे, भारत में पुनर्जागरण सर्वप्रथम, यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ,
तो यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम ग्रीस के मतलब कुस्तुतुनिया में हुआ था। तो ये सब आपको लिखना है। उसके बाद उत्तरदायी कारण मतलब क्या कारण थे, जैसे आपको ये सब डिफाइन करना होगा कि जो चर्च में जो बुराइयां व्याप्त थी, इन सब चर्च में जो बुराइयां व्याप्त थी ये हुआ, और ये सब आपको लिखना पड़ेगा। वह देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए, इनमें से किन्हीं दो को लिख दीजिए। अब आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपको लिखना है, तो ये आप लिखिए। जैसे सेवा, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो 7th कर लें, 8th हुआ, 9th हुआ। देखिए 1 नंबर का है इसमें, ये देखिए जैसे भारत किन परिस्थितियों में देश में आपातकाल लागू घोषित करता है, किन्हीं दो का संक्षेप में लिखिए। तो पहले आपको बताना होगा कि आपातकाल कब लगता है। इमरजेंसी हमारे यहाँ आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में दिया गया है। ये तीनों अमेंडमेंट मतलब आर्टिकल आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी ये आप आंसर लिखेंगे। इसमें से किन्हीं दो को डिफाइन करना है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद आपको आता है लघुत्तरी। लघुत्तरी के बाद अब आप लिखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मौलाना आज़ाद का क्या योगदान रहा है। तो अब APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में आप अपना क्वेश्चन मतलब आंसर लिखेंगे। और में जो आया है, तो और का मतलब होता है कि ये दो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक। तो और का मतलब ये, अथवा का मतलब ये होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 11th है भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश फॉरेन पॉलिसी के बारे में है, वो करिए। यूनाइटेड नेशन के बारे में पूछा गया है, आप उसको सॉल्व करिए। और अब आगे देखिए लॉन्ग आंसर, सबसे नंबर देखिए लॉन्ग आंसर जो है ये आपको 6 नंबर का है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और थोड़ा अच्छे से इसमें लिखना है, क्योंकि अगर ये 6 नंबर है आपको इसमें से 6 में से 5 तो गेन करना ही है, तभी आपका परसेंटेज अच्छा या 90+ आप जा सकते हैं। देखिए कि इसमें कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक चेतना में विकास में उत्तरदायी प्रमुख कारणों की, देखिए अब कह रहा है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक चेतना की जागृत हुई क्यों हुई। तो आपको ये बताना है कि किन उत्तरदायी प्रमुख कारण क्या क्या हैं। जैसे अंग्रेज़ों का शोषण बढ़ा, हमारे यहाँ उद्योग धंधे पूरे बंद हो गए, ये सब आपको लिखना पड़ेगा इसमें। और ये कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आपको नेशनल कांग्रेस के बारे में बताना है कि 1885 में इसका स्थापना हुई, ये सब आपको लिखना है इसमें। एंड जो 13 क्वेश्चन है ये आपका पॉलिटी से पूछा गया है। तो आपको क्या लिखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, पूरा आपको वो सिस्टम बताना है कि कैसे मंत्रिमंडल मिलकर अपने में एक राष्ट्रपति मतलब अपने में एक प्रधानमंत्री का चुनाव करती है, मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव करती है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद प्रशासन में प्रधानमंत्री की स्थिति की, अब देखिए प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रधान होता है, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होता है, और जो हमारा प्रधानमंत्री भारत के होते हैं वे वास्तविक प्रधान होते हैं भारत के, क्योंकि सारा चीज़ हमारे प्रधानमंत्री ही देखते हैं। राष्ट्रपति केवल कानून जो बनते हैं उस पर साइन करते हैं या वो ऊपरी देखभाल करते हैं वो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ही पूरे देश का नेतृत्व करता होते हैं, मतलब वो वास्तविक प्रधान हमारे देश के हैं। तो ये सब डिफाइन आपको करना है लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर का लेंथ आपके लिए कम से कम, लॉन्ग आंसर का लेंथ हमारा 2 पेज से कम तो नहीं होना चाहिए। अगर आप 3 पेजेस में लॉन्ग आंसर लिखते हैं तब बहुत अच्छा है, आपका नंबर अच्छा मिल सकता है। तो देखिए लॉन्ग आंसर आप 2 पेज से तो कम मत लिखिएगा। अब आगे देखिए कि मैपिंग, अब जैसे हिस्ट्री में मैपिंग आई है तो मैपिंग कैसे करनी है। मैपिंग के लिए आपको वो इसको मतलब आपके सेंटर पर जो है मैप मिलेगा, ठीक। जो आपको मैप मिलेगा उसमें आपको क्या करना है कि जो सिंबल दिया है कि जैसे इस सिंबल से आपको डिनोट करना है, तो वह स्थान जहाँ 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, मतलब सूरत। तो आपको ये जो आप मैप पाएंगे, तो ये जैसे एक मैं रफली मैप आपको बना के दिखाऊं, तो जैसे आपको सूरत दिखाना है तो इसमें ये कह रहा है ना कि किस चिन्ह से दर्शाना। तो जैसे ये हमारा भारत हुआ, एक सेकेंड ऐसे, सॉरी 1 मिनट, ये रफली मैं फिगर बना रहा हूँ।
कि ये हुआ, तो यहाँ सूरत यहाँ सूरत यहाँ है, तो ये आपको यहाँ दिखाना होगा ऐसे ऐसे करके। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं भी रहेगा तब भी अगर आपका लोकेशन सही है तो आपको नंबर मिलेगा। ऐसे मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म बोध गया, वहाँ आपको सिंबल बना के ऐसे करना है। बिहार में है बोध गया, तो वो सब सिंबल आपको ऐसे करके दिखा देना है। ठीक, अब आगे देखिए। अब आपका सेकंड पोर्शन शुरू हो जाता है क्वेश्चन में। खंड का जूट की कृषि का मुख्य राज्य, जूट कहाँ होता है? जूट के लिए आपको फेमस है वेस्ट बंगाल, तो ये आपको लगाना है। या कैसे मानवकृत आपदा क्या है? मानवकृत आपदा बम विस्फोट है। अब ये टिहरी बांध परियोजना बताना है। ये सब आपको टिक करके आपको मार्क करना है। जैसे फर्स्ट का अगर सा है तो सा, उसके बाद लिख दीजिए वेस्ट बंगाल। ये ऐसे इतना पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको पूरा कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए कैसे आपको करना है। मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो उसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या आया। देखिए आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड का, उसमें क्या होता है कि देखिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते, लेकिन अगर आप किसी भी एक पार्टिकुलर बुक को, या आप जो आपके कॉलेज में नोट्स पढ़ाई जा रही हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे ना, तो आप क्लियर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी टॉपिक पर, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 90+% लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिएगा, कंटेंट से ज़्यादा आप रिवीजन पर फोकस करेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। जैसे आप ये आप सबको मौद्रिक नीति को नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन है। अब आपको यहाँ कुछ कॉमन सेंस भी लगाना। अगर आपको नहीं पता है कि मौद्रिक नीति का नियंत्रक, अब भाई ये तो आपको सभी को मॉनेटरी पॉलिसी हमारे यहाँ क्या, हमारी नोट जो है वो कौन छापता है? तो रिज़र्व बैंक छापता है ना, तो रिज़र्व बैंक होगा। कि मौद्रिक नीति का नियंत्रक कौन है? रिज़र्व बैंक है। तो ऐसे ही अब खादर एंड बांगर के बारे में पूछ रहा है। खादर क्या होता है? खादर जहाँ हर वर्ष नदी का जल आ जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लिख लेंगे खादर जहाँ बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुँचता है और ये मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। बांगर जहाँ ये ऊंचा स्थान होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, ये अनुपजाऊ प्रकृति की होती हैं। तो खादर बांगर में अंतर बताना है। दो अंतर बता दीजिए आपका अति लघु उत्तरीय में। 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर बता दीजिए, और काकारा पारा है या रावत भाटा है, ये सब आप बता दीजिए। अब निम्न उत्पादकता के किन्हीं, चाहे भारत में निम्न उत्पादकता के बारे में पूछा। अब ये जनरल क्वेश्चन है ना कि निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। देखिए अब निम्न उत्पादकता का भारत में क्या कारण है कि हमारे यहाँ उन्नत बीज का अभाव है, कृषि मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव है, पूंजी का अभाव है। उसके बाद क्या है, पूंजी का, शिक्षा का अभाव है। हमारे भारतीय किसानों को ये नहीं पता है कि मतलब उनको शिक्षा के अभाव के कारण उन्नत बीज खाद के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, बाज़ार की दशाओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाती। इन सब कारण, ये सब हमारी उत्पादकता के निम्न कारण हैं। तो ये सब आपको डिफ़ाइन करना है, आपको ईज़िली आप नंबर गेन कर लेंगे। आप ये जैसे 4 कारण बताना है तो आप ये हेडिंग वाइज लिखेंगे, जिससे आपका नंबर अच्छा मिलेगा। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि इसमें देखिए कि नंबर डिवाइड है ना 4 पार्ट में। तो अगर ऐसे आपने लिखा ना लाइन वाइज, तो ऐसे चेक करते हुए आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब जैसे आगे लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहा है, तो पूछ रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। अब भैया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो सभी अंतर बता देंगे। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करना है, इन दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन है एंड लॉन्ग आंसर आपको करना है। जब आप लॉन्ग आंसर, आप जैसे कि 6 लाभ, मतलब वनों के किन्हीं 6 लाभों को बताना है। तो अब आप भाई वन के लाभ तो सभी जनरल क्वेश्चंस तो ही पूछा जा रहा है, वन के लाभ तो सभी को पता होंगे, तो वो आपको डिफाइन कर देना है। एंड लास्ट में मैपिंग है, ये भी क्वेश्चन है। 6 समस्याएं, कृषकों की किन्हीं 6 समस्याओं को वर्णन करना है, या विकासशील देश की किसी 6 समस्याओं का वर्णन करना है। ये सब आप देखिए, जो 6 समस्याएं कह रहा है ना, तो अगर आपने 6 समस्याओं का पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया, 2 ही पेज में कर दिया और नंबर वाइज डालते हुए कर दिया, तो आपको 6 नंबर में से 6 नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो अब ये देखिए मैपिंग इसमें भी आती है, आपको मैप मिलेगा। उसमें जैसे ये कह रहा है कि नर्मदा नदी को अगर
यहाँ गुजरात के पास से नर्मदा नदी बह रही है, तो आपको नर्मदा नदी को इस सिंबल से दर्शाना है। इसी सिंबल से दर्शाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। जो सिंबल कह रहा है उसी सिंबल से आपको उस रिवर को दर्शाना होगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और देखिए टोटल 28 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप जल्दबाजी मत करिएगा कि नंबर आप क्वेश्चन से देखें। सारे क्वेश्चंस स्मॉल थे, तो आपको अच्छे से क्लियरिटी से लिखना है और अच्छा मतलब एक आइडियल आंसर आपको लिखना है। ज़्यादा घुमा फिरा कर आंसर लिखने की कोशिश मत करिएगा कि पेज भरने से अगर आपको नंबर नहीं मिलता है, ये आप अपने माइंडसेट से हटा दीजिए कि पेज भरने से नंबर मिलता है। क्वालिटी ऑफ आपके कंटेंट में जितनी क्वालिटी होगी और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है तो आपको पक्का कोई 90 प्लस से जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप अपनी दो ही चीज़ पर फोकस रखिए, एक रिवीजन करिए, दूसरा राइटिंग पर ध्यान रखिए और तीसरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी चीज़ टॉपिक आएगा तो आप उसके बारे में लिख ले जाएंगे। तो आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए 2-3 महीने में बस, एंड आगे अब कुछ नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।